सो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 1 स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारा आज का सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें सेल और टिश्यूज से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से सही आंसर है सेल वॉल। तो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट सेल की प्रोटेक्शन करता है आउटर एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंसान या एनिमल तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, अगर उसको कोई हार्म होता है तो उसका नर्वस सिस्टम होता है वो एक्शंस लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। बट एनिमल्स में तो ऐसा हो गया, बट प्लांट में वो खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनकी सेल्स के बाहर एक आउटर हार्ड शेल होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं होता है? ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है लाइजोसोम्स। हमें पता है लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, और इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो परमिट नहीं करता है कि उसके अंदर कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर उसके अंदर रहे। अगर होगा तो वो उसको भी डिसॉल्व कर देगा, इसलिए लाइजोसोम के अंदर कोई भी डीएनए नहीं होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल वॉल? सेल वॉल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? याद है, सेल वॉल जो होता है वो एनिमल में नहीं होता है, वो प्लांट में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च, द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो इसका करेक्ट आंसर है द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो आउटर शेल होता है एक सेल का, मतलब प्लांट सेल का, वो सेल्यूलोज का बना होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सेल थ्योरी पहले हम समझ लें। सेल थ्योरी का मतलब ये होता है, हम किसी सेल को सेल तब बोल पाएंगे जब उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और उसके सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और उसका खुद का पावर हाउस होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये सेल थ्योरी ये है इस बारे में। तो द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू फंजाई। फर्स्ट ऑप्शन ये, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू एल्गी, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू माइक्रोब्स। तो करेक्ट आंसर है द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस। सेल थ्योरी वायरस के केसेस में अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वायरस के अंदर सेल के फीचर्स नहीं होते हैं। वायरस के अंदर सिर्फ उसका आरएनए या डीएनए रहेगा जो कि किसी लाइव सेल के ऊपर होस्ट करके अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, इसलिए इसमें सेल्स के फीचर नहीं होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक स्पेस इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल सेप, साइटोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोप्लाज्म। हमें पता है साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और एक सेल के अंदर भरा होता है, जो सेल को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है प्लस ट्रांसपोर्टेशन का काम, मतलब मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म की हेल्प से ही होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं? तो खुश हो गए होंगे आप, शायद आपको आंसर पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसके 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम तो शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स
टू एंड फ्रॉम द सेल। तो किसी सेल में से किसी मॉलिक्यूल की एंट्री और एग्जिट को इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल रेगुलेट करता है? तो इसके ऑप्शन है लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन एक एनिमल सेल को चारों तरफ से बाउंड करके रखता है, और जिस तरीके से हमारी स्किन होती है ना, उसी तरीके से सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से करेक्ट आंसर है लाइजोसोम्स। हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है? तो इसके ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें चूंकि पता है, सबसे पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा गया है। सेल्स मेनली दो टाइप की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को हम एनिमल सेल भी बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्लांट सेल बोलते हैं। तो प्लांट सेल में ये सारे सेल ऑर्गेनेल वेल डिफाइंड नहीं होते हैं और एब्सेंट होते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल इनका कोई प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following cell organelle is involved in the storage of food and other nutrients required for a cell to survive। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि फूड को स्टोर करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है और एक सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? तो ऑप्शन है वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन। सो इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूल्स। तो दोस्तों वैक्यूल ही वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर एक सेल अपने फूड को, मतलब ग्लूकोज को और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसको स्टोर करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन के लिए इन्वॉल्व होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके ऑप्शन है लाइजोसोम्स, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइजोसोम। हमने बताया था पहले से ही, हमने डिस्कस करके रखा है कि लाइजोसोम जो होता है उसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये प्रोटीन के लाइसिस में काम में आते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्रोटीन की ही बात होती है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, उसी से ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो लाइजोसोम होता है, ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लैंक स्पेस इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस के लिए ब्लैंक स्पेस मतलब एक जो चीज़ एब्सेंट है वो इन्वॉल्व होती है। ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई सेल ऑर्गेनेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? तो इसके ऑप्शंस है न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसके ऑप्शंस हैं इट इज़ प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, इट कैरीज जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस, it is composed of DNA in the form of chromatin and protein, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है all of the above।
इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट तो है इट इज़ प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। हाँ भाई, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इट कैरीज जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं और इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन। तो जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो ऑप्शन है वैक्यूल, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो अधिकतर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं एक एनिमल सेल में वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। इनमें से वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। देखो क्वेश्चन अभी इसमें वर्डिंग चेंज हो गई। तो ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ अ सेक लाइक ऑर्गेनेल। ये एक सेक लाइक ऑर्गेनेल होता है। सेकंड, इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। थर्ड, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल्स थ्रू आउट द सेल। डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। इसका मतलब गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी के बारे में ये सारे स्टेटमेंट सही है। मतलब गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है। पहला चीज़ तो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनल होता है। ये न्यूक्लियस के पास में करीब में प्रेजेंट होता है और ये सेल के अंदर पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। पूरा सेल में पार्टिकल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, इट कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो न्यूक्लियस के बारे में सही बात बोल रहा है। पहला, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो रियल बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। डेफिनेटली ये न्यूक्लियस जो होता है एक सेल का ब्रेन होता है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। वो इंस्ट्रक्ट करता है सेल को कि उसको किस तरीके से एक्टिविटीज़ करनी है। और इट कंटेन्स डीएनए और अदर जेनेटिक मटेरियल। तो हाँ, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक। जो टर्म सेल है वो किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड टैटम, थर्ड श्वान, डी बैरी। तो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले टर्म दिया था सेल, क्योंकि जब इन्हें स्टडी करा था टिश्यूज़ को तो इनको छोटे छोटे स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए दिखे। सीरीज़ ऑफ स्ट्रक्चर जो कि रिपीटेड थे, है ना। हमारी जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स के रिपीटेशन से बनते हैं। मतलब एक सेल जिसके चारों तरफ और भी सेल है तो एक ये शीट बनाते हैं। तो जब इन्होंने इसको स्टडी करा तो उन्होंने एक सिंगल यूनिट को सेल कहा। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर। जो सेल टर्म है इनमें से किन पर अप्लाई नहीं होता है। ये क्वेश्चन
का वर्ड चेंज होके अभी दोबारा से आया है। इसका ऑप्शंस है एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो कि आंसर है वायरस। वायरस को हम सेल नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, जो वैक्यूल के अराउंड में चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है टोनोप्लास्ट, एलेनोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो वैक्यूल को चारों तरफ से सराउंड करता है। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड, माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन के बने होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन और, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिन। तो जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो सेल को उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेल को कोलैप्स होने से बचाते हैं। जैसे घर को बचाने के लिए पिलर होते हैं, वैसे ही माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन को चारों तरफ से अपने ऊपर ऐसे सपोर्ट करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो प्लांट का सेल वॉल इनमें से किन चीज़ों का बना होता है? तो इसके ऑप्शंस है प्रोटीन, सेल्यूलोज, लिपिड, स्टार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज। ये क्वेश्चन पहले भी इसी वीडियो में आया है बट वर्डिंग चेंज हो गए, तो एग्ज़ाम में भी ऐसा होगा। शायद आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो बट हो सकता है उसका वर्डिंग चेंज हो गया हो या उसको अपोजिट वे में क्वेश्चन को बनाया गया हो। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट, तो जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ लोकेटेड होते हैं? ऑप्शंस हैं इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, evenly distributed in the inner and outer leaflets, it varies according to the cell type। तो इसका करेक्ट आंसर है the outer leaflet of the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शायद आपने पढ़ा होगा, ये प्रोटीन लिपिड का बाइलेयर होता है। तो जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन है पैरासाइटिक एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल्स, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, मतलब जो लाइसोसोम होता है उसका जो एक्टिविटी होता है वो हाइड्रोलाइटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड बाय, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने की क्या तरीका होता है या किस तरीके से स्टडी करा जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्रीज फ्रैक्शन टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीज फ्रैक्शन टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसके थ्रू हम किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि इंटीग्रल है उसके अंदर लगा हुआ है मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन इंटीग्रेटेड है, तो उसकी स्टडी हम फ्रीज फ्रैक्शन टेक्निक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, इसके ऑप्शन है एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, रैंडम डिफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिव डिफ्यूजन। क्या होता है कि एक सेल होती है वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का यूज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती रहती है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर सेल के अंदर ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, एयर जब अंदर आता है तो उसमें से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। बॉडी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो पैसिव डिफ्यूज़न से ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज, एक ऐसा सेल जिस पे सेल वॉल नहीं है उसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, अपोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोप्लास्ट। एक सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, सेंट्रोसोम का फंक्शन इनमें से क्या है? ऑप्शंस, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ऑस्मोरेगुलेशन, सिक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर कब फॉर्म होते हैं? जब सेल डिवीज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन अपोप्टोसिस पाथवे एक्टिवेशन, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो अपोप्टोसिस पाथवे के एक्टिवेशन में हेल्प करता है? एग्जाम्पल, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है जो सेल अपोप्टोसिस के प्रोसेस को या पाथवे को एक्टिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंट्रिंसिक प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? इसके ऑप्शंस हैं रैंडम, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, नन। तो इसका करेक्ट आंसर है एसिमेट्रिकल, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इंट्रिंसिक प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, ये तो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते, संतुलित रूप से नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, माइटोसिस इज अ कंडीशन ऑफ, माइटोसिस किस कंडीशन को बोलते हैं? सेल के ब्रेकडाउन को, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, सेल डेथ और सेल डिवीजन विद हाफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल डिवाइड होती है। सेल डिवीज़न दो तरीके से हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, जब सेल डिवाइड होती है तो दोनों सेल्स के पास बराबर जेनेटिक मटेरियल पहुंचता है। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल डिवीज़न विदाउट रिडक्शन, मतलब क्रोमोसोम्स का रिडक्शन नहीं हुआ, क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में बराबर है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे, इसमें क्रोमोसोम्स का रिडक्शन नहीं हुआ। बट मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में सेल डिवीज़न होता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पेयर होते हैं 23 और टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, तो इसमें आधा आधा क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाता है, मतलब पेयर टूट के 23 क्रोमोसोम्स हर एक सेल में हो जाते हैं, पेयर टूट जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, द एक्वस कंपोनेंट्स ऑफ सेल विद इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वाटर लाइक सब्सटेंस या कंपोनेंट जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स ऑर्गेनल सस्पेंडेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोब्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक या एक्वस मतलब वाटर लाइक स्ट्रक्चर या कंपोनेंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस इन, इनमें से मतलब किस में माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं? ये टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनमें से किस टाइप के टिश्यू में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है मतलब संख्या होती है वो कम होती है? इसके ऑप्शंस हैं रेड फाइबर्स, मायोसिन, वाइट फाइबर्स, एक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर है वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन इन अ सेल इज, सेल के अंदर आयरन का स्टोर हाउस कौन सा है इनमें से? तो WBC, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, प्लेटलेट्स, राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है? RBC के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। RBC की बात होती है तो विदाउट आयरन RBC बन ही नहीं सकती है, क्योंकि RBC बनेगी उसमें हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ेगी। हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो जब ये दोनों मिलेंगे तब तो हीमोग्लोबिन बनेगा जो ये RBC में प्रेजेंट होता है।
क्वेश्चन नंबर 37, द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल इज, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा है? गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस। किसी भी सेल में उसका सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनल होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38, स्ट्रक्चर एंड मोटिलिटी ऑफ द सेल इज मेंटेन्ड बाय, तो किसी सेल का स्ट्रक्चर और उसकी मोटिलिटी किस स्ट्रक्चर से मेंटेन होती है? ऑप्शन है कार्टिलेज, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस। करेक्ट आंसर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 39, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एक केमिकल फॉर्म में एनर्जी बनाई जाती है जिसको कहा जाता है। ऑप्शंस हैं जीटीपी, एडीपी, एटीपी, एक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है वो एटीपीज के फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटीन फैक्ट्री इन ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन सेल्स के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री किस स्ट्रक्चर को बोलते हैं या किस सेल ऑर्गेनेल को बोलते हैं? आंसर है राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी अपैरेटस। इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि एक सेल के अंदर क्या बनाते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बोल सकते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम्स ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैंक स्पेस हैज़ नो न्यूक्लियस, तो इनमें से कौन सा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है? कॉमन क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। WBC लिम्फोसाइट्स, RBC मोनोसाइट्स। तो मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर है RBC। RBC के अंदर जब RBC फॉर्म होती है, जब बनती है तो स्टार्टिंग में उसमें न्यूक्लियस होता है, बट जब वो एक बार RBC मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, द टिश्यू विच इज़ वाइडली एंड मोस्ट अबाउंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ये टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा टिश्यू है? इसके ऑप्शंस हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, कार्टिलेजिनस टिश्यूज़, लिम्फोइड टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा कई सारे और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो टिश्यू को टिश्यू से बाइंड करते हैं, बट जो लार्जेस्ट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 43, द एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन्स द यूरिनरी ब्लैडर, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको लाइन करने वाले एपिथेलियल टिश्यू का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल और लास्ट है स्क्वेमस। तो ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ के ही टाइप्स हैं। तो इसका आंसर है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है ब्लैडर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू इज, स्कार टिश्यू के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शंस हैं फाइब्रोसिस, ग्रैन्युलेशन, एडेशन, कीलॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइब्रोसिस। तो जो स्कार टिश्यू फॉर्म होते हैं जब कभी कहीं पर बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है जो कि अप्रॉक्सीमेट नहीं हो सकती, मतलब वुंड ऐसा है जो जिसको हम सुचरिंग नहीं कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन नहीं हो सकता, मतलब स्किन से हम सुचर नहीं कर सकते हैं। वो एक बड़ा सा घाव हो गया, वहाँ पर स्किन ही लॉस होगी, तो वहाँ पर जो हीलिंग होगी वो फाइब्रोसिस के थ्रू होगी जिसमें कि स्कार टिश्यू फॉर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 45, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंटीबॉडीज इनमें से किस सेल के द्वारा बनाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं बी लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स ही प्रोलाइफरेट होके मेमोरी बी सेल में
और प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होती हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं।